अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर अब हम बात करने लगे हैं चैप्टर 11 के एक टॉपिक की जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ये जो है हमारे पास पहला स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रेक डाउन होता है फूड का टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो उस सेलुलर रेस्पिरेशन को डिवाइड किया जाता है 3 स्टेजेस के अंदर या 3 स्टेप्स के अंदर। तो पहला स्टेप जो होता है उसके अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस है, सेकेंड स्टेप जो है वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है एंड थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि बेसिकली इनमें होता क्या है, मैं पहले भी कुछ एमकैट की वीडियो के अंदर ये दे चुका हूँ। जिन लोगों ने एमकैट की वीडियोस देखी उन्हें पता है। तो देखें, सबसे पहली जो मशीन है, इनको मैं 3 मशीनें कहता हूँ। पहली जो मशीन है हमारे पास वो है ग्लाइकोलाइसिस। जिस तरह गन्ने की मशीन होती है उसमें आप एक तरफ से गन्ना डालते हैं तो दूसरी तरफ से गन्ने का रस बाहर आता है, बिल्कुल उसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो चीज़ आप डालते हैं वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और ग्लाइकोलाइसिस से जो चीज़ बाहर आती है वो है पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है कितने पायरुविक एसिड आएंगे, अगर एक ग्लूकोज जा रहा है तो ये बीच से टूट जाता है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के। अच्छा, अब ये पायरुविक एसिड जो है ना, ये दूसरी मशीन के अंदर जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता, इस पायरुविक एसिड को पहले चेंज किया जाता है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसे चेंज किया जाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जिसे हम कहते हैं एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए जो है ये जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर और क्रेब्स साइकिल से जो चीज़ बाहर आती है वो आते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स NADH और FADH2। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जाते हैं तीसरी मशीन के अंदर, उस तीसरी मशीन का नाम है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जब ये मॉलिक्यूल ETC से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है ATP। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास ओवरव्यू है सेलुलर रेस्पिरेशन का। और फाइनल प्रोडक्ट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होते हैं, बट फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ग्लूकोज को ये वाली मशीन 2 हिस्सों में तोड़ देती है। वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड थोड़ा सा चेंज होके बन जाता है एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए दाखिल होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल से निकलते हैं ये 2 मॉलिक्यूल जिन्हें हम कहते हैं NADH और FADH2। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब ये इस चेन के जरिए गुजरते हैं जिसमें एक से दूसरे मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास जनरेट होते हैं ATP। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस ये वाली मशीन के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। यानी ये वाला जो स्टेप है इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। और ये कहाँ होता है, इसके एंजाइम लगे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो चूंकि ये एक एनारोबिक प्रोसेस है तो ये कॉमन है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हर वो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरी जो मशीन लगी हुई है क्रेब्स साइकिल, ये लगी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से हिस्से में, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद हो तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और बीच में मौजूद होता है मैट्रिक्स। तो ये जो एरिया है, ये एरिया दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यहाँ पे मौजूद होती है क्रेब्स साइकिल के एंजाइम। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं और ये एरोबिक प्रोसेस है, यानी इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो लगे होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसे आप कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं बल्कि उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगी होती है चेन। ठीक है, और इसके ज़रिए जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स गुजरते हैं तो जनरेट होता है ATP। अब हमने 1 बाय 1 जो है इन मशीनों को डिस्कस करना है, इन प्रोसेसेस को डिस्कस करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पहले आप पढ़ कर आए हैं फोटोसिंथेसिस, वो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। मेनली प्लांट्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए और इसके अलावा एल्गी हो गए। ये जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनिज्म को ATP चाहिए कोई ना कोई काम करने के लिए। तो उस ATP जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है ये तो सब में होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ये एनारोबिक है।
तो जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए भी उसके अंदर भी होगा, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसके अंदर भी होगा। लेकिन ये जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये उनके अंदर होते हैं जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या जिन्हें एरोब्स कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू ये है कि इसके अंदर ग्लूकोज जाता है और इसमें से क्या चीज़ बाहर आती है, इसमें से पायरुविक एसिड बाहर आता है। ठीक है, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल जाता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ गई, हाँ इसको मैं थोड़ा सा पहले कर लूँ। अच्छा भाई, ये चार्ट है बुक के अंदर, इसे मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पीसेस के अंदर। ये अपर पीस है और इसका नीचे लोअर पीस भी है, बट फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं चार्ट के अंदर आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट में भी बताता हूँ जो बातें लिखी हुई हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो कि इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, जो कि इसका रिएक्टेंट है या जो इसके अंदर जाने वाला मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के आगे लिखा हुआ है C6। ठीक है, C6 का मतलब इसके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं। देखिए भाई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ना वो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल। अब जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो सुकून से बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं कि भाई रिएक्शन करो, वो क्यों करेगा रिएक्शन? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मोर रिएक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी इसे अनस्टेबल करना पड़ेगा। अनस्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, किसी को भी उसकी औकात से बाहर करना होता है तो थोड़े से पैसे दे देते हैं। जब भी उसके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वो औकात से बाहर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज को थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और रिएक्टिव हो जाता है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको पता है वो मॉलिक्यूल जिसके पास हम एनर्जी रखवाते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है एटीपी। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एटीपी आ रहा है और कन्वर्ट हो रहा है एडीपी के अंदर। बेसिकली इसका जो फॉस्फेट है वो और इसमें से जो एनर्जी निकली है वो दोनों हवाले कर दिए हैं किसके? ग्लूकोज के। ग्लूकोज के अंदर है 6 कार्बन। ठीक है, इसके मैं ये 6 कार्बन यहाँ पे बना दूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम नंबर 6 कह देते हैं। तो ये जो एटीपी आया था इसमें से जो तीसरा फॉस्फेट निकला है वो जाकर अटैच हो गया किस पे? इसके कार्बन नंबर 6 पे। कैसे अटैच हुआ? साथ में एनर्जी रिलीज हुई थी। जब नया बॉन्ड बना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए थी, तो वो एनर्जी इसमें से निकली और इस तरह से ये फॉस्फेट आकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया। अब ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज नहीं रहा, बल्कि अब ये मॉलिक्यूल कहलाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 क्या है? इसके कार्बन नंबर 6 की बात हो रही है कि फॉस्फेट जो लगा हुआ है इसकी पोजीशन कार्बन नंबर 6 है। ठीक है जी, ये हो गया पहला रिएक्शन। इसको नाम दिया गया है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने पहले भी बताया था कि फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं। फॉस्फेट का ऐड होना किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ये फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो ग्लूकोज से अब ये बन गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं उसे इसकी शक्ल पसंद नहीं आती, ग्लूकोज की शक्ल पसंद नहीं आती, तो वो उस ग्लूकोज की शक्ल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इसके आइसोमर के अंदर। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? शायद आपने कभी ना कभी नाम सुना हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आइसोमर। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला भी है, ये फ्रक्टोज का फार्मूला भी है, ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है और ये गैलेक्टोज का फार्मूला भी है। तो ये तीनों क्या हैं? गैलेक्टोज। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं या तीनों एक दूसरे के भाई हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका केमिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो एंजाइम्स को ग्लूकोज की शक्ल पसंद नहीं आती, तो एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो देखें अभी भी फॉस्फेट कहाँ पर लगा हुआ है? कार्बन नंबर 6 के ऊपर लगा हुआ है। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब आइसोमर फॉर्मेशन। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इसकी डिमांड और बढ़ती जाती है कि भाई अगर मुझसे रिएक्शन करवाना है तो मुझे और फॉस्फेट या और एनर्जी चाहिए। तो उस और एनर्जी देने के लिए एक और एटीपी का मॉलिक्यूल आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडीपी के अंदर। इसका जो तीसरा फॉस्फेट है वो हवाले कर दिया गया इसके। अब देखें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 6 कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है। अब बीच में आकर तो नहीं घुसेड़ा जा सकता ना कुछ, तो पहला कार्बन फ्री है, इस तरफ का कार्बन फ्री है, तो इस पहले कार्बन के ऊपर आकर नया फॉस्फेट लगा दिया जाता है। तो अब इस मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट हो गए। ठीक है, ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है क्योंकि मैंने बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। अब हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये फ्रक्टोज पहले 6 फॉस्फेट था, अब 1 पे भी लग गया तो ये बन गया फ्रक्टोज 1
ये पहले कार्बन को शो कर रहा है, उसके बाद कॉमा 6 ये छठे कार्बन को शो कर रहा है, और बाइफॉस्फेट का मतलब है कि इसके अंदर 2 फॉस्फेट है। इसे यहाँ पर शो किया है 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज बीच में, एक फॉस्फेट पहले कार्बन पे और एक फॉस्फेट छठे कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको देखें ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इनको यहाँ पे समराइज किया है कि रीअरेंजमेंट हुई है, आइसोमराइजेशन हुई है तो रीअरेंजमेंट हुई है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुई है। उसके बाद सेकंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन हुई है, यानी सेकंड एटीपी ने आकर फॉस्फोराइलेट किया है, जिसकी वजह से ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी इतनी डिमांड्स पूरी की थी, ठीक है, इसे इतना सर पे चढ़ाया था, तो अब इसे सर से उतार के फेंक देते हैं। क्या करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो एक एंजाइम आता है छुरा लेके और इसे बीच से काट देता है। तो ये जब बीच से काट देगा तो बेसिकली आपके पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसमें भी 3 कार्बन होंगे, ठीक है, और इसमें भी 3 कार्बन होंगे। अच्छा, एक मॉलिक्यूल को नाम देते हैं PgAl का, PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये आपने पहले भी नाम सुना हुआ है जब हम फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन पढ़ रहे थे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, ये आपने याद रखना है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसको मैं अभी बताता हूँ क्या होगा। तो बेसिकली बीच से तोड़ दिया, जिससे एक मॉलिक्यूल ये बना, एक मॉलिक्यूल ये बना। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जिस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज थे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली एक एंजाइम आकर क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है इस मॉलिक्यूल में। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, तो आपके पास इस तरह के कितने हो गए, आपके पास इस तरह के हो गए 2, और इस तरह का एक भी नहीं रहा। तो आगे की कहानी जो है आपको नजर आएगी कि हर एक के आगे 2-2 लिखा हुआ होगा। वो इसलिए है कि जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बने थे उनको हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ही तरह के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया। तो आप अगर यहाँ देखें, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में 6 कार्बन थे, लेकिन जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है उसमें लिखा हुआ है 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, और कितने बने हैं, 2 बने हैं। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x। वैसे तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बने थे, लेकिन चूंकि ये आइसोमर है तो ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, तो हमने कहा 2 मॉलिक्यूल बने। अब आगे का जो भी काम आपको नजर आएगा वो डबल डबल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कहानी हो रही है। तो यहाँ पर इस स्टेप को समराइज किया हुआ है कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है ये वाला, ये स्प्लिट हो गया, बीच से टूट गया, किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स में। उन 2 मॉलिक्यूल्स में कितने कितने कार्बन, 3 कार्बन वाला, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है जी। इस रिएक्शन के बाद हर काम जो है वो ट्वाइस होगा, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। अब इसे मैं आपको टेक्स्ट में दिखा देता हूँ। ग्लूकोज एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, हमने बात की थी। इसे ब्रेक डाउन होने का कोई शौक नहीं है, तो इसे मोर रिएक्टिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि आप ग्लाइकोलाइसिस को इनिशिएट कर सकें। एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, एटीपी से आएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। कौन कौन करता है, एटीपी। कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 6 के ऊपर। इससे जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा था इसकी शक्ल पसंद नहीं आती, तो इसे कन्वर्ट किया जाता है इसके आइसोमर के अंदर, जिसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद इसकी औकात जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक और मॉलिक्यूल एटीपी का आता है और वो ट्रांसफर करता है अपना फॉस्फेट। अब की बार कार्बन नंबर 1 पे करता है, तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये डाइफॉस्फेट कह लें या बाइफॉस्फेट कह लें, एक ही बात है। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये कहलाते हैं फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है ग्लूकोज के अंदर या फ्रक्टोज के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अच्छा, अब इतने फॉस्फेट देने के बाद अब बारी आती है इसे तोड़ने की, तो एक एंजाइम आता है जो कि इसे स्प्लिट कर देता है बीच से, तो आपके पास 2 टुकड़े बनते हैं। एक टुकड़ा जो है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं वो कहलाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरा टुकड़ा जिसमें भी 3 कार्बन है वो कहलाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो हमने क्या किया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर लिया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ये वो रिएक्शन है, ये जो लास्ट वाला रिएक्शन हमने पढ़ा है ना, ये वो रिएक्शन है जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बेसिकली क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। दैट इज़ वाई इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, अब तक अगर आप देखें तो हमने एटीपी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी एटीपी इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर भी एटीपी इस्तेमाल हो रहा था, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस रेस्पिरेशन, जिसमें एटीपी बनते हैं। यहाँ तो हमारे एटीपी जा रहे हैं,
तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यानी इस वक्त तक अभी तक हमने इस प्रोसेस में एनर्जी लगाई है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एनर्जी यील्डिंग फेज, यानी अगले प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं यहाँ तक, इसे हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी साइकिल के अंदर भी ये एक डायग्राम है। ये ग्लूकोज आपको नजर आ रहा है, एटीपी आया, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये आइसोमराइजेशन है। उसके बाद एक और एटीपी आया, ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया दो मॉलिक्यूल के अंदर, एक का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। चाहे तो इन्हें अलग अलग काम करवा लें, काम दोनों का सेम होना है, सेम मॉलिक्यूल बनने। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही बार ले लेते हैं और हर जगह लगा देते हैं 2x, क्योंकि हर काम 2 बार हो रहा है तो हम हर जगह 2x लगा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर। अच्छा भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनर्जी यील्डिंग फेज। ठीक है, हम ये मॉलिक्यूल बना चुके फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनाए हमने, 2, क्योंकि हमने DHAP को भी कन्वर्ट कर लिया था इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ये 2x लिखा है हर जगह पे, बट नज़र नहीं आ रहा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेस। ये जो डीहाइड्रोजिनेस है, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अच्छा, इस काम के लिए ये अपने साथ लाता है एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है NAD। दिस इज नोन एज कोएंजाइम। कोएंजाइम वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो ये जो NAD है या FAD आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये वर्क करते हैं एज ए कोएंजाइम। इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ाया था कि ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेस, ये आएगा इस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन का एटम निकालेगा, तो उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन भी आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हवाले करेगा इसके, कितने हो गए, ये एक मॉलिक्यूल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये काम 2 दफ़ा हो गए, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये एक NAD के पास जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 जो NAD आ रहे हैं ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए एक NAD आता है। तो NAD को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, साथ में से हाइड्रोजन मिलेंगे। तो ये जो NAD है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NAD पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ठीक है, NADH और इसके साथ एक H इस तरह से लगा हुआ होता है, NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हों। तो आपको नजर आ रहा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स NAD के अंदर जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो आपको नजर नहीं आ रहा वो ये लिखा हुआ है। तो 2 मॉलिक्यूल आए थे और 2 मॉलिक्यूल NADH के बन गए। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम होता है, जब ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे चार्ट में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है। अच्छा, ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं टर्म्स। अच्छा, जैसे ही ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से, चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए थे, हाइड्रोजन भी निकाल लिए गए थे, तो ये कहता है मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए, ये साइटोप्लाज्म में से उठा लेता है फॉस्फेट। ये जो आपको नज़र आ रहा है सर्कुलर सा, ये फॉस्फेट को शो कर रहा है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि ये किसी और मॉलिक्यूल से नहीं आ रहा, बल्कि ये साइटोप्लाज्म में घूम रहा था। तो चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसने कहा मुझे तो कुछ चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो इसने फॉस्फेट ले लिया। तो देखें, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया किसमें, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। पहले जो था ये एक फॉस्फेट वाला कंपाउंड था, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में एक फॉस्फेट लगा हुआ था, फिर इसने दूसरा फॉस्फेट भी उठा लिया, अब इसके पास ये 2 फॉस्फेट हो गए, तो ये बन गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, या आप इसे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं। और बाय कहें या डाई कहें एक ही बात होती है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसके बाद क्या हुई, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट ऐड हुआ। इससे क्या बना, 2 NADH, ऑक्सीडेशन के नतीजे में 2 NADH बने और 2 बने PGAP मॉलिक्यूल। देखिए हर काम 2 हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जो बने हैं ये भी 2 बने हैं। PGAP का मतलब क्या है, PGA कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो पहले बना था। उसके बाद इसने एक और फॉस्फेट उठाया तो अब ये बन गया PGAP फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट। एक फॉस्फेट ये है और एक फॉस्फेट ये है, तो ये 2 जो हैं ये फॉस्फेट को शो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट, या इसका दूसरा नाम है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। दिस इज जस्ट अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो कर्वी लाइन आपको शो वेवी लाइन जो आपको नजर आ रही है ये रिप्रेजेंट करती है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। हाई एनर्जी का मतलब ये काफ़ी अनस्टेबल है और अगर इसके पास कोई आएगा ये मांगने तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। तो हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वही हुआ जिसका डर था, ADP आ गया मांगने। ये ADP का मॉलिक्यूल आया और चूंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फॉस्फेट था तो इसने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया और ये यहाँ से रिमूव हो गया। ये फॉस्फेट भी चला गया और साथ में जो एनर्जी थी वो भी चली गई, तो ADP कन्वर्ट हो गया ADP के अंदर। कितने ADP आए, 2, क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2। एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट निकला, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा फॉस्फेट निकला, तो टोटल कितने फॉस्फेट बने, कितने ATP बने, 2 ATP बने। अच्छा देखिए, शुरू में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमने 2 ATP इन्वेस्ट किए थे। ये एक ATP यहाँ पे था, ये एक ATP यहाँ पे था, तो यहाँ पर हमें वो दोनों ATP वापस मिल गए। तो अभी तक हमारा जो नेट आउटपुट है वो 0 है, यानी अभी तक हमें ग्लाइकोलाइसिस से कोई एनर्जी मिली नहीं है। ये जो 2 ATP हमें मिले हैं ये वही हैं जो हमने इनिशियली लगाए थे। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बाय 2 ATP मॉलिक्यूल। 2 ATP के मॉलिक्यूल आए और ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट ऐसे अपने साथ ले गए, इससे 2 ATP के मॉलिक्यूल बन गए। अच्छा देखें, इसमें से ये जो वो था एक फॉस्फेट जो था वो अलग हो गया, तो अब इसके अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया। तो अब ये मॉलिक्यूल जिसका नाम था 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो गया खाली 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, खाली 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो देखें PGAP जो था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट, अब इसका ये वाला फॉस्फेट चला गया, अब ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है जी। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप इस चार्ट के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं होता क्या है। ये जो फॉस्फेट लगा हुआ है इस वक्त ये इसके 3rd कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अभी जो फॉस्फेट लगा हुआ है वो 3rd कार्बन पे लगा हुआ है। एंजाइम्स को इसकी शक्ल पसंद नहीं आती तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इसके आइसोमर के अंदर। तो ये जो फॉस्फेट 3rd कार्बन पे लगा हुआ है इसको उठा के लगाया जाता है 2nd कार्बन के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट से किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। ये स्टेप आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मैं भी दिखाता हूँ सारी की सारी डिस्क्रिप्शन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से क्या किया जाता है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है। यहाँ जो आप निकलता हुआ देख रहे हैं ये बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक और तरह के मॉलिक्यूल में जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए, 2, एक मॉलिक्यूल में से एक और दूसरे मॉलिक्यूल में से दूसरा, तो ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो फॉस्फेट लगा हुआ है इसके साथ ये वेवी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये भी बहुत अनस्टेबल फॉस्फेट है, ये भी बहुत हाई एनर्जी फॉस्फेट है, और अगर कोई मांगने आएगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा। फिर वही होता है कि ADP आता है, ठीक है, और ये वाला जो फॉस्फेट है इसे अपने साथ लेके चला जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। कितने ADP आए, 2, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2, तो यहाँ पर भी ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके पास इन दी एंड पायरोवेट के या पायरोविक एसिड के, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ वाटर गिव्स 2 PEP मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है उससे 2 PEP के मॉलिक्यूल बने हैं, हर एक के पास एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड रिमूव हो गया, 2 ATP मॉलिक्यूल आए और वो 2 ATP में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, नेट एनर्जी यील्ड जो है ग्लाइकोलाइसिस की वो 2 मॉलिक्यूल्स है ATP की। इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं कि कितना ATP हमें मिला है। पायरोवेट जो है वो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का,
सेलुलर रेस्पिरेशन अगर होती है तो पायरुवेट, अच्छा इसको भी हम बाद में बात करते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम पहले तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी एनर्जी यील्डिंग फेज की। पहले मैंने आपको बताया था कि एक एंजाइम आता है डिहाइड्रोजनेज और अपने साथ एक और कोएंजाइम लेकर आता है जिसका नाम है NAD। ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन किसे मिल जाते हैं, NAD को, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADH के अंदर। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं और किसमें जा, तो ये कहलाती है ऑक्सीडेशन, और इसमें ऐड हो रहे हैं तो ये कहलाता है रिडक्शन। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मैंने आपको बताया था ये लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। क्यों? क्योंकि जैसे ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है ये फौरन से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उठा लेता है। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये एक फॉस्फेट ग्रुप उठा लेता है साइटोप्लाज्म से और कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फो में। डाइफॉस्फो कह लें या बाइफॉस्फो कह लें। यहाँ पे लिखा हुआ है DPGA डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है PGAP फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट, एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप लूज कर देता है किसको, ADP को। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ADP आया और फॉस्फेट लेकर चला गया क्योंकि इसका ये जो बॉन्ड था वो हाई एनर्जी बॉन्ड था। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसकी होती है आइसोमराइजेशन। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका, वो चेंज करता है अपनी पोजीशन और कार्बन नंबर 2 के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से एक आइसोमर बनता है जिसका नाम है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और इसके साथ 2 भी लगा हुआ है। 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ADP आता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अच्छा, यहाँ पर जो ATP फॉर्मेशन हुई है 2 जगह के ऊपर ATP बना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये ATP का बनना कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि ADP को जो फॉस्फेट मिल रहा है, ADP को जो ये तीसरा फॉस्फेट मिल रहा है, ये लाइट से नहीं मिल रहा, ये ऑक्सीडेशन से नहीं मिल रहा, बल्कि ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिल रहा है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से मिलने की वजह से ये ATP फॉर्मेशन कहलाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास कहानी ग्लाइकोलाइसिस की। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सल है, यानी ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, यीस्ट के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी, प्लांट्स, एनिमल, इंसान सब के अंदर पाया जाता है। ये एनारोबिकली होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब आ जाते हैं इनपुट और आउटपुट के ऊपर, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है, एक ग्लूकोज टूट रहा है, 2 पायरुविक एसिड मिल रहे हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। आपने देखा था इस रिएक्शन के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, तो एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। और क्या होता है, 2 ADP आते हैं और इनको मिलते हैं 2 फॉस्फेट और ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATP में। अब आप कहेंगे कि 2 ATP तो नहीं आते, 4 आते हैं, तो मैं समझाता हूँ अभी। इसके अलावा क्या होता है, 2 NAD आते हैं, वो ऐड होते हैं उसके अंदर 4 हाइड्रोजन और वो कन्वर्ट हो जाते हैं NADH के अंदर। मैंने आपको बताया था एक NAD जब आएगा तो उसको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास चूंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब देखिए होता क्या है, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखेंगे तो आपने इनपुट कितना दिया, इनपुट आपका था 2 ATP। सबसे शुरू के अंदर आपने पहली बार 1 ATP दिया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आपने 1 ATP दिया और फिर आपने दूसरा ATP दिया, तो ये हमारा इनपुट था। तो इनपुट हो गया 2 ATP, ठीक है। उसके बाद है हमारा आउटपुट।
आउटपुट कितना है, तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे बन रहे हैं 2 और यहाँ पे बन रहे हैं 2, तो 4 ATP हमारा आउटपुट है। नेट यील्ड जो निकालेंगे आप, यानी आपके पास फाइनली कितना बचा वो आप निकालते हैं आउटपुट माइनस इनपुट करके। तो आउटपुट माइनस इनपुट यानी 4 - 2 आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2। तो आपको जो फाइनली मिले वो मिले 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो नेट यील्ड होती है, 4 ATP मॉलिक्यूल तो बने हैं, वो आउटपुट है आपका, ठीक है, लेकिन 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए थे, तो वो इनपुट था। तो जो नेट गेन है आपका वो 2 ATP मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलाइसिस से। इसके अलावा जो चीज़ आपको मिली है वो मिली है 2 NADH के मॉलिक्यूल। ये कहाँ काम आएंगे, ये काम आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इनसे भी एनर्जी निकाली जाएगी, इनसे भी ATP बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो है वो इनडायरेक्ट ATP है। आपसे जब पूछा जाता है तो वो डायरेक्ट ATP पूछा जाता है, तो वो 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि आपको डायरेक्टली मिलते हैं ATP के। एक बार और मैं दिखाता हूँ इस डायग्राम के अंदर। यहाँ तक कि हम बात कर चुके थे कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 1 ATP यहाँ इन्वेस्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे क्या हुई थी, आइसोमराइजेशन। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया 1,6 बाइफॉस्फेट में। उसके बाद वाला स्टेप वो होता है जिसमें क्लीवेज होता है, यानी इसे तोड़ा जाता है, और इसी वजह से इसका नाम ग्लाइकोलाइसिस है। तो एक मॉलिक्यूल बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, एक मॉलिक्यूल बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। हमने क्या किया था, 2 मॉलिक्यूल बना लिए थे इसके। आप अलग अलग बना लें या एक बना लें, एक ही बात है। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। देखें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और हाइड्रोजन जाते हैं। ये काम करता है एंजाइम जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेस, और इसके साथ वर्क करता है कोएंजाइम जिसका नाम है NAD। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं तो ये रोने लगता है, तो इसको फॉस्फेट मिल जाता है साइटोप्लाज्म से। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर या 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। देखें यहाँ पर इसका नाम अलग दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, इसको आप PGAP कह लें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट कह लें, इसको आप डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह लें, या इसको आप बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह लें, एक ही बात है। तो ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। उसके बाद चूंकि इसके फॉस्फेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं तो ADP आता है और इससे लेकर चला जाता है। देखें यहाँ एक ADP दिखाया हुआ है, एक ADP दिखाया हुआ है, क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ है। हमने एक ही साथ किया था तो हमने 2 लगाया था वहाँ पे। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर मैंने आपको बताया था इसको इसके आइसोमर में कन्वर्ट किया जाता है, जो फॉस्फेट 3rd पे लगा हुआ था उसको 2 पे लगाया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर इसमें से निकलता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो देखें एक यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है, तो हमने 2x लगाया हुआ था। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फाइनली जो ADP है वो एक और फॉस्फेट ले जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। इस तरह से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो दो आपको मिलते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट। देखें जहाँ पर पायरुविक एसिड या पायरुवेट एक ही टर्म है, बिल्कुल इसी तरह ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड भी एक ही टर्म होती है, इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना याद रखना है आपने, इसमें समझने वाली ऐसा कोई बात थी नहीं, बस एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा था, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरा मॉलिक्यूल बन रहा था। आपने बस ये देखना था कि किस तरीके से एक मॉलिक्यूल अपने आप को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो पायरुविक एसिड बना है इससे आगे जाकर क्या क्या हो सकता है।